अब आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। भले ही वो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, आप अगर वो एग्जाम नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, ये कोड दे रखा है, हमें आउटपुट बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप फटाफट से इस कोड को देखते हो तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है। देखो, पहले तो क्या दे रखा है, हमें ये अरे दे रखा है, ओके, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट से मिलकर बना है। ये है हमारी जीरोथ लोकेशन, ये है हमारी फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन, थर्ड और ये फोर्थ लोकेशन है। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू, अब इस अरे का कोई बेस एड्रेस भी होगा, ये मान लिया हमने क्या है 200 है, तो a की वैल्यू भी क्या है 200 है। ओके, इसके बाद में हमने दो पॉइंटर्स लिए हैं, पहला पॉइंटर है j, दूसरा पॉइंटर है k। जे में हमने ए को असाइन कर दिया है, मतलब जे की वैल्यू भी अब क्या हो गई है 200 हो गई है। जे भी इसी लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। k इज इक्वल्स टू a+4, तो आप ये मत समझिएगा कि k की वैल्यू 204 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि हम चार लोकेशन, हम क्या बोलते हैं कि हमें चार लोकेशन आगे बढ़ना है। अगर आपने पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ा होगा तो ये चीज आपको पता होगी। तो k कौन सी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इस लास्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आगे हमें बोल रखा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, j इज इक्वल्स टू j+2, एक्चुअली इज इक्वल्स टू j × 2 है। ठीक है, और यहाँ पे k इज इक्वल्स टू k/2 है। तो आपको भी पता है कि पॉइंटर अरिथमेटिक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते पॉइंटर्स पर। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली इनमें से तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट क्या आएगा, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ तक कंसेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि किसी भी एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, तो आपको यहाँ तक का लॉजिक समझ में आना चाहिए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर हमें ए बी सी तीन वेरिएबल्स दे रखे हैं और a इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, a की वैल्यू है 0x10, यहाँ पे ऐसा लिख रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एडवांस चीजें पढ़ने के चक्कर में ये बेसिक चीजें जो कि क्या है, इंटीजर लिटरल्स हैं, इन टॉपिक्स को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो 0x10, तो किसी स्टूडेंट को मे भी ये लग सकता है कि ये एरर आ जाएगी कि हम x नहीं असाइन कर सकते हैं। फिर हमने दे रखा है b इज इक्वल्स टू 010, तो आपको मे भी ये लग सकता है कि 10 मतलब कि 010 का मतलब तो 10 ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। a इज इक्वल्स टू 0x10 का मतलब क्या है कि किसी भी इंटीजर लिटरल के आगे अगर हमने, किसी भी नंबर के आगे अगर हमने 0x लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी भी इंटीजर लिटरल के आगे 0 लिखा है, 0 से प्रीफिक्स किया गया है कोई सा नंबर, इसका मतलब हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 010 दैट इज यहाँ तो 10 होगा, या तो यहाँ पे किसी बाइनरी नंबर की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल, ये क्या है, ऑक्टल है। ठीक है, तो अगर हम, क्योंकि ए इंटीजर है, इंटीजर के अंदर एक हेक्साडेसिमल को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे स्टोर होगा, तो 10 जो कि हेक्साडेसिमल में है उसका अगर आप कन्वर्जन करते हैं इंटीजर में, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। आप करके भी देख सकते हैं, 16⁻�0, 16⁻1, तो रिजल्ट विल बी 16। तो ए के अंदर स्टोर क्या होने वाला है, 16 स्टोर होने वाला है। ऑक्टल 10 क्या है, ऑक्टल में है, 10 क्या है, ऑक्टल में है। इसको भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, तो इस केस में हमें डेसिमल में मिलने वाला है 8 मिलने वाला है। ठीक है, तो बी में 8 स्टोर हुआ है। 16+8 कितना होगा, 24, वो 24 ही क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो देखो अगर आप लोगों ने, मैंने, क्योंकि अगर मैं आप चाहो तो इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने पूरे लिटरल्स को एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा भले लेंदी है लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि तीन कंडीशंस दे रखी हैं। पहली जो कंडीशन है वो ये है, दूसरी कंडीशन, मतलब हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का, नेस्टेड का नहीं, इफ एल्स लैडर का यूज किया है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है और ये क्या है, एल्स स्टेटमेंट है। तो हम इसी पूरे को कैसे अचीव कर सकते हैं, इस कोड की हेल्प से। यहाँ पे हम क्या फिल करें, तो पहले हमें कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो ये कह रही है x इज ग्रेटर देन 25 हो या y इज ग्रेटर देन 100 हो, तो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब x की वैल्यू जो है वो 25 से ज्यादा है, x की वैल्यू अगर 25 से ज्यादा है और साथ ही में y की वैल्यू क्या है, 100 से ज्यादा है, एंड लगा रखा है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या देना है, फॉल्स देना है। ठीक है, आगे हमें क्या दे रखा है, एल्स इफ x जो है वो 25 से कम है, लेस देन और इक्वल टू 25 है,
और y भी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो यहां तक आपको क्या लगेगा कि x और y की जो वैलिड वैल्यूज उन्होंने बोल रखी है वो क्या है कि 25 से कम या इक्वल हो, 25 से x की वैल्यू कम या इक्वल है, या y की वैल्यू, साथ ही y की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है, मतलब x 25 से छोटा है बराबर है, y 100 से छोटा है बराबर है, मतलब हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो अभी तक आपको लगेगा कि हाँ भाई x की वैलिड वैल्यूज 25 से कम या इक्वल है, y की वैल्यूड वैल्यूज 100, y की वैलिड वैल्यूज 100 से कम या इक्वल है। लेकिन आगे हमें एक और चीज दे रखी है, आगे हमें एक और जो कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमने एनालाइज कर लिया, इस वाले को अगर हम देखें तो इसमें दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 25 से ज्यादा हो, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी दे रखा था, ठीक है, तो उस केस में फॉल्स है, ठीक है। लेकिन साथ में दे रखा है कि y की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100 हो। देखो ये सेट ऑफ वैल्यूज को हमने ट्रू मान लिया था, ये सेट ऑफ वैल्यूज को हमने फॉल्स में मान लिया था, जो कि हमारी तीसरी कंडीशन भी यही बोल रही है कि x की वैल्यू अगर 25 से ज्यादा हो तो फॉल्स रिटर्न करना है, लेकिन अगर y की वैल्यू साथ में 100 से क्या हो, छोटी या इक्वल हो, तो भी हमें फॉल्स रिटर्न, मतलब इन दोनों सेट ऑफ वैल्यूज पे भी हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहां तक अगर हम एनालाइज करें तो हमें यही कहा गया है कि x की वैलिड वैल्यू क्या होनी चाहिए, 25 से कम या इक्वल है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू ही रिटर्न करना है। ये तीनों स्टेटमेंट्स हमें यही बोल दें, क्योंकि ग्रेटर देन 25 पर फॉल्स है, लेस देन और इक्वल टू 25 पर ट्रू है, ग्रेटर देन 25 पर क्या है, फॉल्स है। लेकिन y के केस में देखें, ग्रेटर देन 100 पर यहां पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो y लेस देन और इक्वल टू 100 पर भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इस केस में हमें ये पता चलता है कि जो x की वैलिड वैल्यूज हैं वो क्या है, 25 से कम या इक्वल, यही क्या है, x की वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है। यहां पर अगर अब हमें एक ही चीज फिल करनी है, ओके, तो ट्रू, ट्रू में हमें क्या देना पड़ेगा, तो देखो क्या x की वैल्यू 25 पर हमें ट्रू रिटर्न करना है क्या, तो यहां पर आप देख सकते हो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 25 पर हमें क्या रिटर्न करना है, इन आइदर केस फॉल्स ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये तो यहां पर नहीं आएगा। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 25 पर हमें ट्रू रिटर्न करना है, तो हाँ ये चीज यहाँ पर क्या हो रही है, फिट बैठ रही है, क्योंकि जब जब भी x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 25 है, तब हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। उसके अलावा हम देख सकते हैं हमें फॉल्स ही मिल रहा है। अगर हम देखें y की वैल्यू ग्रेटर देन 100 पर क्या ट्रू होना चाहिए क्या, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 100 पर आप देख रहे हो कि यहीं पर क्या आ रहा है, फॉल्स हो रहा है, मतलब y की वैल्यू जब 100 से ज्यादा है तो फॉल्स आएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही है। y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 पर क्या ट्रू हो रहा है क्या, तो आप देख सकते हो कि जब y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 है तो यहाँ पर तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, ओके। तो इसीलिए ये भी यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो फिट बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 25 जो है वो क्या बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है यहाँ पर।